स्क्रीन विजिबल है सबको? कोई बोल के बताएगा मुझे कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं? हाँ यस विजिबल है। सर। हाँ हाँ। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कुछ बच्चों को अभी भी होगा कि फ्लटर है क्या, उन्हें पता ही नहीं है, और हम सीधा पढ़ेंगे उन्हें, तो फिर वो तो वही बात हुई ना, कि पूरी रामायण पढ़ ली और राम का पता नहीं। तो सबसे पहले फ्लटर का इंट्रोडक्शन करेंगे आज की वीडियो में। हम सारा फ्लटर के बारे में देखेंगे कि फ्लटर क्या है एक्चुअली में। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में क्या क्या चीजें होती हैं जो इसे एंड्रॉयड से अलग बनाती है, एंड्रॉयड या जो iOS डेवलपमेंट होती है या फिर रिएक्ट नेटिव होती है उनसे अलग क्यों है ये। फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या होता है वो पढ़ेंगे आज। और साथ में डार्ट जो लैंग्वेज है जो कि हम फ्लटर के अंदर यूज करते हैं, फ्लटर की डेवलपमेंट में हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो एक प्लस पॉइंट क्यों है फ्लटर के अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि फ्लटर इज ए गूगल्स मास्टरपीस। यू वॉन्ट बिलीव कि फ्लटर ने फ्लटर सिर्फ फ्लटर को आए सिर्फ 5 साल हुए हैं अभी तक। फ्लटर लॉन्च हुई थी मई 2017 में, और तब से अभी अभी तक 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, स्टिल फ्लटर की जो जॉब्स हैं और जितनी भी पोस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। फ्लटर की डिमांड बहुत ज्यादा है इस टाइम मार्केट में। हर एक स्टार्टअप फ्लटर के लिए जा रहा है, और क्यों जा रहा है वो हमें पता लग जाएगा अभी। तो सबसे पहले फ्लटर के वो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि फ्लटर इज a सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग यूआई फॉर एनी स्क्रीन। यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस। किसी एक्चुअली में किसी भी स्क्रीन के लिए हम फ्लटर को यूज कर सकते हैं यूआई डेवलपमेंट के लिए। अब स्क्रीन के हिसाब से हम कितने हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हमारे पास विंडोज हो सकता है, लिनक्स भी होता है हमारे पास, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस हो सकता है, और मोबाइल की बात करें तो हमारे पास एंड्रॉयड हो सकता है, और आईओएस डेवलपमेंट आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो फिर इन सभी के लिए हम सिर्फ एक सिंगल कोड बेस से फ्लटर के अंदर अगर जो हम लिखते हैं तो उससे हम सबके लिए एक सिंगल कोड बेस से क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन जनरेट बना सकते हैं, अपना पूरा प्रोजेक्ट। इसीलिए फ्लटर के पीछे आजकल सारे स्टार्टअप वाले भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मल्टीपल एक तरह से डेवलपर को ढूंढने के लिए। अगर जो उन्हें एंड्रॉयड के लिए ऐप बनानी है तो फिर वो क्या करेंगे, एंड्रॉयड डेवलपर को हायर करेंगे, और अगर जो उन्हें iOS के लिए ऐप बनानी होगी तो वो iOS के डेवलपर को हायर करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसे लगेंगे। ऑब्वियसली बात है, दो अलग अलग डेवलपर उठाएंगे तो। बट फ्लटर इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। वो कैसे? फ्लटर क्या करता है, एक सिंगल कोड बेस से पूरे मतलब हर एक स्क्रीन के लिए क्या करता है, यूआई जनरेट कर देता है। और लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है स्पीड और परफॉर्मेंस में, क्योंकि हो सकता है कि एंड्रॉयड जब हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को जावा, एक्चुअली में एंड्रॉयड जो होती है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है वो जावा और कोटलिन में होती है। तो हम अगर जो उसके हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली कुछ स्पीड और परफॉर्मेंस की एज होगी उसके पास। लेकिन जब हम फ्लटर में कर रहे हैं तो क्या पता कुछ स्पीड और परफॉर्मेंस में हमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस करना पड़ जाए कि हाँ नहीं यार इसमें इतनी अच्छी स्पीड नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है फ्लटर के साथ। क्यों नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए फ्लटर के। सबसे पहला पॉइंट है, इट कंपाइल्स द कोड नेटिवली अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म व्हिच गिव अस द हाई स्पीड परफॉर्मेंस। अब ये क्या करता है फ्लटर, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है फ्लटर की, वो क्या करता है प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही कोड को नेटिवली कंपाइल करता है। जैसे अगर जो मैं मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप, अगर जो मैं एक कोड बेस को एंड्रॉयड ऐप की तरह डेवलप कर रहा हूँ कि हाँ मुझे एंड्रॉयड के लिए बनानी है एप्लीकेशन, तो फिर वो क्या करेगा, उस कोड को एंड्रॉयड के हिसाब से कंपाइल करेगा, जिससे क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी एप्लीकेशन जैसे कि वो जावा या फिर कोटलिन में डेवलप की गई है। इससे क्या होगा, स्पीड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और
बस बस एक केस के इस एक ही केस होता है जिसके अंदर फ्लटर की स्पीड थोड़ी कम होती है, वो होता है वेब एप्लीकेशन। क्योंकि वेब एप्लीकेशन में भी तो हमें यूजर इंटरफेस बनाना पड़ता है। उसके अंदर स्पीड कम क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है फ्लटर के कोड को। क्योंकि चाहे हम किसी भी ब्राउजर की बात करें, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही सपोर्टेड होती है। तो पहले डार्ट जो लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, देन वो उसे शो करेगा एज ए यूजर इंटरफेस उसका। तो इसकी वजह से स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा लो नहीं होती कि हम उसे ज्यादा ऐसे देख सकें स्पीड डिफरेंस। तो इसीलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब अगला पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड a whole lot of packages which decrease थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन आवर कोड। अगर जो हम किसी फ्रेमवर्क की बात करें, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं हमारे पास। मैं सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे फ्रेमवर्क्स की। जैसे हमारे पास वेब एप्लीकेशन के लिए हो सकते हैं, रिएक्ट हो सकता है, मर्न स्टैक में हम रिएक्ट पढ़ते हैं, जो कि फ्रंट एंड की डेवलपमेंट में यूज होता है। ऐसे ही जैमरिन हो सकता है, जो कि ऐसे ही एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होता है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जब हमें कुछ पार्टिकुलर फीचर चाहिए अपनी, जब हमें कोई भी पार्टिकुलर फीचर चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, तो उससे क्या होगा, वो फीचर लाने के लिए हमें अपने कोड बेस के अंदर थर्ड पार्टीज की कुछ टूल्स को, कुछ थर्ड पार्टीज के कोड को हमें उसके अंदर के अपने कोड के अंदर एक तरह से एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, थर्ड पार्टीज की इंटरफेरेंस की वजह से हमारा कोड बहुत मैसअप हो जाता है, और साथ साथ ये थोड़ा ना स्पीड में भी और परफॉर्मेंस में भी दिक्कत देता है। लेकिन फ्लटर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती। फ्लटर के अंदर भरे पड़े हैं पैकेजेस। तुम्हें जो देखना है ना, तुम्हें जो मैम, अगर जो एग्जांपल ले हम व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास जैसे रो, एक कॉलम होती है, इतने इतने बड़ी लिस्ट होती है हमारे पास चैट्स की। तुम्हें जो भी, अगर जो उस एप्लीकेशन में दिखाना है, तुम्हें उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई विजेट मिल जाएगी। विजेट क्या होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम पूरा कोर्स कर रहे होंगे कि हाँ विजेट क्या होती है, और हमें कोई भी व्यू, कोई भी चीज दिखती है वो हमें कैसे दिखती है। तो ये जो पैकेजेस होते हैं ना, और ये पैकेजेस जितने भी हमें मिलते हैं फ्लटर के अंदर, वो किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है हमारे पास। क्योंकि फ्लटर के जो डेवलपर्स थे, उन्होंने पहले से ही बहुत सारे पैकेजेस हमारे लिए प्रोवाइड कर रखे हैं। हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी थर्ड पार्टी पैकेज को इंक्लूड करने की हमारे कोड के अंदर। तो ये फायदा होगा हमारे पास फ्लटर पढ़ने का। और इसके अलावा क्या है, इट कैन बी यूज फॉर iOS एंड एंड्रॉइड विदाउट इवन चेंजिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लटर का। अब फ्लटर को ना ज्यादातर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ही यूज करते हैं, वो भी सिर्फ एंड्रॉयड और iOS के लिए। जो बाकी हम इसके इसके अलावा उसी कोड बेस को हम हमारे विंडोज पे भी चला सकते हैं और मैकओएस पे भी चला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम नहीं यूज करते। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं एंड्रॉयड और iOS के लिए। अब वैसे अगर जो नॉर्मली देखें कि फ्लटर को छोड़ दें, अगर जो हम, अगर हमें iOS डेवलपमेंट करनी है, मतलब हमारे एप्पल के लिए हमें एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें एक अलग से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, स्विफ्ट लैंग्वेज। और उसमें क्या कहते हैं, कुछ फीचर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल में ही होते हैं। जैसे एप्पल की थीम बिल्कुल अलग होती है सारी एप्लीकेशंस की, तो वो उसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन फ्लटर हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इस केस में। फ्लटर में अगर जो मैं एक लाइन भी चेंज ना करूं अपने कोड की, जैसे मैंने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसमें से एक लाइन को भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली iOS में चल जाएगा और एग्जैक्ट एप्लीकेशन iOS में वर्क करेगी बिल्कुल। ये फायदा है फ्लटर का, और इसीलिए आजकल के स्टार्टअप सबसे ज्यादा फ्लटर के पीछे भाग रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है। एक तो एक सिंगल डेवलपर दोनों के प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप कर सकता है, तो उनके पैसे बचते हैं, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है फ्लटर की। इवन नेटिव जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे जावा के अंदर डेवलप की हुई और iOS के अंदर स्विफ्ट के साथ डेवलप की हुई, उनकी स्पीड के कंपेरेबल है फ्लटर की स्पीड।
और वो क्यों, ये नेक्स्ट पॉइंट में देखो। It has different UI generation engine built using C and C++, which gives you a very high speed rendering of frames, 120 FPS and pixels. इसका मतलब क्या है? अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूँ, वहां पे फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या काम होता है। इसको बस मैं ऊपर से बता देता हूँ कि जितना भी एप्लीकेशन है, जैसे एंड्रॉइड की बात करते हैं और हमारे पास iOS है, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से ही उसके ऊपर का जो भी वो स्क्रीन उन्हें दिखाना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से जनरेशन करते हैं पिक्सल्स की, या फिर जो भी उसके अंदर फ्रेम्स होते हैं, कितने हमें पर सेकंड फ्रेम दिखाने हैं, वो अपने इंजन को यूज करते हैं, अपने खुद के मेथड को यूज करते हैं। अब एंड्रॉइड और iOS जब भी हम उसके नेटिव से एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, यानी कि जावा या फिर जावा कोटलिन या फिर स्विफ्ट से करते हैं। बट फ्लटर ने कहा टॉक टू माई हैंड, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता। फ्लटर क्या करता है, अपना खुद का इंजन क्रिएट किया हुआ है सी और सी प्लस प्लस में। वो क्या करता है, ना तो ना तो वो किसी एंड्रॉयड के इंजन एंड्रॉयड के यूआई जनरेशन से बात करता, ना ही वो स्विफ्ट के यूआई जनरेशन से बात करता, जो मतलब iOS के यूआई जनरेशन से बात करता। वो क्या करता है, अपने इंजन को ही डायरेक्ट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है और अपने यूआई जनरेशन दिखाता है। अब उसकी यूआई जो है जनरेट कर देता है वो स्क्रीन के हिसाब से, जो भी हो। तो इसीलिए फ्लटर बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने यहाँ पे। अब अब यही बात है कि हम फ्लटर ही क्यों पढ़े। हमारे पास रिएक्ट नेटिव भी होती है। रिएक्ट नेटिव क्या होती है, सेम फ्लटर की तरह ही होती है। उससे भी हम एक सिंगल कोड बेस से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं पढ़नी चाहिए और फ्लटर क्यों पढ़नी चाहिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब एंड्रॉइड क्या करता है, एंड्रॉइड नेटिव टेक्निक यूज करता है डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट को एप्लीकेशन के। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड इटसेल्फ रेंडर द पिक्सेल्स विद इट्स ओन पिक्सल जनरेशन टेक्निक। अब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी पिक्सल जनरेशन टेक्निक होगी, जो मैंने अभी भी बताया। लेकिन रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, रिएक्ट नेटिव क्या करता है, अब नाम से ही पता चल रहा है रिएक्ट। और रिएक्ट का नाम सबने सुना है, रिएक्ट क्या है, एक अपने आप में फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, दो पैरेलल थ्रेड चल रहे होते हैं। पैरेलल थ्रेड का मतलब क्या, तुम सोच सकते हो कि दो प्रोसेस चल रही होती हैं। सिंगल प्रोसेस नहीं, बल्कि दो प्रोसेस चल रही होती हैं। एक रिएक्ट की और दूसरी होती है जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट की क्यों चल रही होती है, क्योंकि जो रिएक्ट है ना, वो डेवलप की गई है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से बना है रिएक्ट का पूरा फ्रेमवर्क, और रिएक्ट नेटिव भी। तो इसीलिए दो पैरेलल थ्रेड चल रही होती हैं। और रिएक्ट नेटिव क्या होता है, फर्स्ट कनेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट के थ्रेड से, और जावास्क्रिप्ट जो थ्रेड होता है, जो भी जावास्क्रिप्ट की प्रोसेस होती है, वो कनेक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं। अब ये दो प्रोसेस एक साथ चलती हैं, जिसकी वजह से रिएक्ट स्लो है। क्योंकि डेफिनेटली हम देख सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करें, या फिर हम कह रहे हैं कि पहले तू एक प्रोसेस से बात कर, फिर वो प्रोसेस जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और फिर वो तुझे जनरेट करके देगा। तो डेफिनेटली प्रोसेस क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है। लेकिन फ्लटर ने, जैसा मैंने बताया, फ्लटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, वो उसके इंजन को जो नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के इंजन को नहीं यूज करेगा, बल्कि अपने खुद के जो डेवलप किया गया है सी और सी प्लस प्लस में, उससे करेगा। अब सी और सी प्लस प्लस हमें पता है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। और क्योंकि इनकी स्पीड इतनी फास्ट है, और ये बनाई, अगर जो तुम्हें पता हो थोड़ा बहुत, तो सी लैंग्वेज जो बनाई गई थी वो स्पेशली उबुंटू और लिनक्स को बनाने के लिए बनाई गई थी। तो फिर ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर सकती है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम से, सी और सी प्लस प्लस का। तो इसीलिए ये बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और गूगल ने इसीलिए इसे सी और सी प्लस प्लस में बनाया शायद, क्योंकि अब धीरे धीरे पता चल रहा है ना क्यों कह रहा था मैं गूगल फ्लैटर को गूगल का मास्टरपीस। इसी वजह से गूगल ने पहले से ही प्लान कर रखा था, लगभग 5 साल तो इसे हो गए लॉन्च, लेकिन उससे पहले डार्ट को बने लगभग 7-8 साल हो चुके थे, लेकिन डार्ट लैंग्वेज का किसी ने नाम नहीं सुना था। क्योंकि इतने सालों से कॉन्टिन्यूसली गूगल क्या कर रहा था, फ्लटर की डेवलपमेंट में लग रहा था, और हर एक पॉसिबल फीचर को फ्लटर के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इसके अलावा ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि ये क्या है,
The engine provides the accessibility equivalent to the native application with the speed comparable to the Kotlin in Android and Swift in iOS. अब जैसा कि मैंने कहा कि फ्लटर अपनी खुद की ही क्या कहते हैं यूआई जनरेशन यूज करता है, अपने खुद का इंजन यूज करता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, सभी को लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्योंकि वो सी और सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है तो वो इस चीज को कवर अप कर जाता है। और सी प्लस प्लस में लिखने की वजह से वो डायरेक्ट मोबाइल के फीचर्स को एक्सेस भी कर सकता है। जैसे कि मुझे कैमरा यूज करना है किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो फ्लटर के अंदर एक सिंपल सा पैकेज होगा, उस पैकेज को हम अपने कोड बेस में इंस्टॉल करेंगे और वो वहीं से ही वो क्या कर लेगा, कैमरा को एक्सेस कर लेगा। और इसकी स्पीड बिल्कुल कंपेरेबल होगी, बिल्कुल इक्विवेलेंट कह सकते हो तो कोटलिन के, जो कि एंड्रॉयड में यूज होती है। कोटलिन जो लैंग्वेज है वो एंड्रॉयड में यूज होती है, और स्विफ्ट जो लैंग्वेज है वो आईओएस में यूज होती है, बिल्कुल इनके कंपेरेबल होगा। और इवन मैं ये कहूँ कि स्विफ्ट जो लैंग्वेज है ना, कई डेवलपर्स ये बोलते हैं कि फ्लटर की बनाई हुई एप्स स्विफ्ट की मतलब उससे बिल्कुल कुछ तो फास्ट है, एक्स्ट्रा मतलब उनसे भी ज्यादा फास्ट है, जो नेटिव एप्लीकेशन है उससे भी ज्यादा फास्ट है फ्लटर की बनाई हुई एप्स। और धीरे धीरे करके फ्लटर की बहुत सारी वर्जन आती जा रही हैं, तो वो और भी ज्यादा स्टेबल करती जा रही हैं फ्लटर को, और भी ज्यादा फास्ट बनाती जा रही हैं। अब इसके अलावा क्या प्लस पॉइंट है हमारे पास, एक और फीचर बता रहा हूँ जो जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये तो पढ़ना चाहिए, वो है डार्ट लैंग्वेज। डार्ट, a hybrid of C, Java and JavaScript। वैसा क्यों, वो भी पता चल जाएगा, कुछ पॉइंट से ये पढ़ेंगे हम। अब फ्लटर क्या करता है, फ्लटर यूजेस अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डार्ट फॉर डेवलपमेंट। डार्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उप्स उप्स के कंसेप्ट आजकल हर एक लैंग्वेज में होते ही हैं। और जो क्या कहते हैं, ये एक सिंपल जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इसको हम हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डार्ट बिल्कुल फुल फ्लैज लैंग्वेज है, हम इसे यूज कर सकते हैं पूरी तरह से। अब डार्ट को ना एक हाइब्रिड कह सकते हैं हम सी शार्प जावा और जावास्क्रिप्ट का। क्यों कह सकते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, वो हम देखेंगे। अब जो जावा है ना, वो फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है सी की तरह। मतलब जो भी डार्ट का पूरा कोड लिखा जाएगा ना, वो उसके मेन फंक्शन में लिखा जाएगा, जो कि सबसे पहले रन होता है। अब जैसे सी के अंदर करते हैं हम इंट मेन, सिंपली करते हैं ना इंट मेन, उसके अंदर लिखते हैं सारा प्रोग्राम अपना, जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है, और फिर बाद में रिटर्न जीरो करके ऐसे करके कर देते हैं। इसके अंदर भी मेन फंक्शन होता है सेम, हम इसमें मेन वॉइड मेन भी कर सकते हैं, इंट मेन भी कर सकते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल डार्ट का। डार्ट एक तो ये आ गया सी के अंदर से फीचर। अब सी के जैसे सी के अंदर से ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ले लिया। अब उसके अलावा डार्ट के अंदर क्या फीचर है, जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। जिस तरह से जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ना, एग्जैक्टली सेम होती है डार्ट के अंदर। वही सिंगल इनहेरिटेंस होती है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस का अगर जो तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तब तुम्हें पता लग जाएगा। बाकी मैं आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कराऊंगा डार्ट के अंदर, ताकि तुम अच्छे से उसके कंसेप्ट ग्रैब कर सको जो भी हम आगे कर रहे होंगे। तो यहाँ से वो जावा की ये मतलब ये फीचर उठा लेती है। और साथ में जावा का एक और फीचर उठाती है डार्ट, वो होती है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। जो भी हमें जैसे वेरिएबल यूज करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वो भी बिल्कुल सेम है जावा की तरह, डिट्टो सेम। उसके अलावा अगला फीचर जो है वो उसने जावास्क्रिप्ट से उठा लिया। अब डार्ट जो है, डार्ट क्योंकि डेवलपमेंट में यूज हो रही है, तो डेफिनेटली डार्ट के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स तो होंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज होंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर सेम क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी अपने आप में डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। हम वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। उसके अंदर कुछ प्रोमिसेस नाम की चीज होती है, अगर जो किसी ने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी हो तो उसे पता होगा जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस होते हैं। वो डार्ट के अंदर डायरेक्ट, मतलब बिल्कुल सेम, जो सेम कंसेप्ट है इनका, बस नाम चेंज कर दिया है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो प्रोमिसेस हैं,
और डार्ट के अंदर वो क्या है, फ्यूचर है। बाकी बिल्कुल सेम है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एसिंक अवेट्स पढ़ते हैं, और डार्ट के अंदर वो सेम नाम से हैं, बिल्कुल सेम एसिंक अवेट, और यूज भी उनका बिल्कुल सेम है जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। और साथ साथ ये तो हो गया प्रोमिसेस वगैरह और सिंक अवेट का। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं वैर के साथ, वैर ए बी सी, और ये हम डार्ट के अंदर भी कर सकते हैं। डार्ट ये भी सपोर्ट करता है वेरिएबल ए बी सी, और साथ साथ जो हम लिखते हैं कि हाँ हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए इंटीजर का, तो फिर इंटीजर ए बी सी इक्वल टू समथिंग, ये भी सपोर्ट करता है। डार्ट के अंदर सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। इन सब के अलावा जो भी ये बढ़िया बढ़िया फीचर्स थे, अब डार्ट ने क्या किया, सारे लैंग्वेजेस से बढ़िया बढ़िया फीचर उठा लिए, और उसके अलावा खुद के भी कुछ स्पेशल फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कौन कौन से हैं? डार्ट हैज सम स्पेशल फीचर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर एक में नहीं है, कुछ एक में है, ऐसा नहीं है कि किसी में भी नहीं है। कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये फीचर्स होते होंगे, लेकिन डार्ट के अंदर भी हैं वो जैसे कि नल सेफ्टी। नल सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को नल नहीं कर सकते। मतलब हमें ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी पार्टिकुलर वेरिएबल दिया हमने, जैसे मेरे को एक लिंक लिस्ट दे दी, लिंक लिस्ट इक्वल टू नल कर दिया उसका वेरिएबल, तो ये नहीं कर सकते हैं। अगर जो हमें ये करना है तो हमें इसके लिए अलग से वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, जो कि नल सेफ्टी को डिनाई करता है, मतलब अलग से, जो कि नल असाइनमेंट अलो करता है, इस तरह की। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर है डार्ट का, जो मुझे नहीं लगता किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने देखा है अभी तक, तो वो है डबल डॉट ऑपरेटर। डबल डॉट ऑपरेटर बहुत ज्यादा काम का है, जो हम आगे पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा यूज होगा, पढ़ने की नहीं कहना मैं, यूज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कई काफी बार ये बहुत ही लंबे कोड को बहुत ही छोटा कर देता है। और इसके अलावा क्या है, लेटली, लेटली असाइंड वेरिएबल्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने वेरिएबल को जिस टाइम डिक्लेयर कर दिया उस टाइम यूज नहीं कर, उस टाइम हमें उसकी वैल्यू नहीं देनी, बस बाद में देनी है। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, डार्ट के अंदर लेट असाइनमेंट करते हैं। उसके लिए कीवर्ड होता है लेट, सिर्फ लेट, एल वाई नहीं होगा। तो लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, जिससे हम बाद में असाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यूज। और इन सब फीचर्स की वजह से ही डार्ट जो है सबकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है डेवलपर्स की। सच में अगर जो आप धीरे धीरे करके करोगे फ्लटर में डेवलपमेंट, तो डार्ट आपको सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, क्योंकि इसके अंदर सभी लैंग्वेजेस के फीचर्स हैं। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको नहीं लगता कि ये गूगल का मास्टरपीस है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये फ्लटर पढ़नी चाहिए, क्योंकि गूगल ने हर एक चीज प्लानिंग से की है इसमें। एक स्पेशली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी स्पेशली फॉर डेवलपमेंट। इतने सारे फीचर्स, जितनी जो भी प्रॉब्लम आती थी वो सारी सोल्व कर दी। जो भी पॉसिबल हो सकती थी कि हाँ इस बंदे को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, फिर ऐसी आ सकती है, वो सब सबका सोल्यूशन है इसके अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी है, मतलब हाँ हाँ फ्लटर में और कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, नहीं। फ्लटर के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन किसी छोटे डेवलपर को या फिर किसी अच्छे खासे डेवलपर को भी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। इसमें बस एडवांस में आके थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि फ्लटर के अंदर अभी मशीन लर्निंग का इंजेक्शन नहीं कर पाएंगे अभी हम। मशीन लर्निंग के कुछ पार्टिकुलर अगर जो टॉपिक है, जैसे हाँ मुझे मशीन लर्निंग की एक एप्लीकेशन बनानी है, तो हम शायद वो फ्लटर में ना बना पाए अभी। वो दिक्कत है बस। बाकी हर एक चीज हम फ्लटर में कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की एप्स बनी हुई है फ्लटर के अंदर। अगर जो हम देखेंगे तो इवन गूगल एड्स भी, गूगल अब ज्यादातर अपनी एप्स को फ्लटर के अंदर बना रहा है। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन आज का। और अभी तक जो भी मैंने कहा, किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? सो गए क्या सारे? यस और नो तो बोल दो यार। No, sir.
ओ, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, ज्यादा तेज हो गया। और बीच में बोल देते ना तुम, जहां पे भी लगे कि हाँ ज्यादा तेज हो गया, तो बीच में बोल देना था। कुछ चीज रिपीट करवानी हो तो मैं कर सकता हूँ अभी भी। श्रद्धानंद, अगर जो कुछ पूछना है तो मैं बता दूंगा अभी, दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जो ये मतलब अभी भी कुछ दिक्कत आ रही हो समझने में, तो ये जो सेशन है आज का, ये मैंने अभी तक पूरा रिकॉर्ड किया है, और इसे मैं रिकॉर्ड करके किसी पार्टिकुलर क्लाउड पे डाल दूंगा या फिर किसी चैनल पे डाल दूंगा अनलिस्ट करके, तो वहां से सारे देख सकते हैं दोबारा भी। क्योंकि ऐसा है कि ये कंटेंट अभी फ्लटर, क्योंकि इतनी नई इतना नया सॉफ्टवेयर है कि यूट्यूब पे इसका अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे तो नहीं मिल रहा। मैंने भी देखा है यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला। हाँ, यूडेमी के कोर्सेज वगैरह अच्छे हो सकते हैं इसके, बट इसका इंट्रोडक्शन मुझे कहीं पे भी अच्छा नहीं मिला। मैंने इतने कोर्स भी देखे हैं और यूट्यूब पे भी काफी चैनल्स पे देखा है, तो इतना इंट्रोडक्शन में हाँ कंफ्यूज होते हैं, सभी होते हैं, मैं भी बहुत हुआ था स्टार्टिंग में। इवन अभी भी कह सकता हूँ कि काफी चीजों में मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतना खास नहीं मिला कंटेंट। तो हो सके तो मैं रेकमेंड करूंगा कि या तो फ्लटर के डॉक्स देखो, फ्लटर के डॉक्स के बारे में मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा कि हाँ कैसे कहाँ से देखना है और कौन सी चीजें ज्यादा बढ़िया रहेंगी तुम्हारे लिए, तो वहां से देख लेना। और बाकी काफी सारी चीजें हैं जो मैं आगे करके बताऊंगा कि हाँ कौन कौन सा कंटेंट तुम्हारे लिए सही रहेगा, यहाँ से पढ़ना, यहाँ से पढ़ना। हाँ, वीडियोस मैं रेकमेंड नहीं करता, वीडियोस देखना टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ एक पार्टिकुलर स्पेशल टॉपिक्स हो सकते हैं जिसके ऊपर तुम देख सकते हो वीडियोस। जैसे आगे फ्लटर के अंदर काफी टॉपिक्स आएंगे जिसके अंदर वीडियोस देखनी पड़ेगी ही तुम्हें, क्योंकि हो सकता है जैसे कि मैं पुश नोटिफिकेशन नाम की चीज तुमने देखी होगा, जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है हमारे पास जैसे ही कोई हमें मैसेज करता है, तो फिर ये जो पुश नोटिफिकेशन वाली सर्विस है ना, ये एक्चुअली में फ्लटर की नहीं है, और ना ही किसी एंड्रॉइड की है, ना ही ये इवन आईओएस की है। ये किसकी है? ये क्लाउड बेस, जो भी हम क्लाउड वगैरह जो भी यूज करते हैं उस क्या कहते हैं व्हाट्सएप के लिए या फिर किसी भी चैटिंग ऐप के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, उसकी सर्विस है ये। तो उस सर्विस को कनेक्ट करने के लिए अपने फ्लटर ऐप में हमें वीडियोस देखनी पड़ेगी। और साथ साथ जैसे मेरे को फायर बेस कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन से, जो फायर बेस क्या होता है, क्लाउड होता है जिसके अंदर हम डाटा अपना सेव कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत होगी, तो उसमें यूज कर सकते हैं। उसकी वीडियोस देखनी पड़ सकती है। एक एक क्या बोलते हैं उसे, प्रोवाइडर पैकेज, फ्लटर का प्रोवाइडर पैकेज होता है, उसकी उसके लिए वीडियोस देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा पहले, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और फिर बाद में ही हम उसे समझ पाएंगे, जब हमने एक बार इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे उसे और बार बार इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हमें समझ आएगा कि अच्छा ये हो रहा था। तो बस उनके लिए मैं तुम्हें वीडियोस बता दूंगा कि कहाँ से तुम्हें देखनी है और क्या देखना है, लेकिन वैसे वीडियोस मत देखना। फ्लटर के बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंटेशन है, अब तक की मैंने किसी भी फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं देखी जितनी फ्लटर की है। फ्लटर की डॉक्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम डायरेक्ट, ओप्स, ये क्या हो गया? सॉरी, मैंने गलती से लेफ्ट कर दी। मैं क्या दिखा रहा था तुम्हें, फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन। फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में से एक है। लेट मी लेट मी शो यू, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? आई थिंक
ये रही फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्ट तुम एक्सेस कर सकते हो ये रही वेबसाइट docs.flutter.dev। यहाँ पे हर एक चीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तुम अभी न्यूबी हो बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, बस तुम्हें सीखना है, तो डायरेक्ट फ्लटर पे यहाँ पे आओ, गेट स्टार्टेड में जा सकते हो। गेट स्टार्टेड में जाओगे, इंस्टॉलेशन बता देंगे कि हाँ विंडोज पे करना है, मैकओएस पे करना है, लिनक्स पे करना है, क्रोम पे करना है। और इसके अलावा अगर जो तुम्हें एडिटर वगैरह इसका सेटअप करना पड़ेगा तो उसके लिए भी सारी ये रही हमारे पास, हर एक चीज जहाँ डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें मिल जाएगी, हर छोटी से छोटी। यू कैन सी एवरीथिंग इज देयर। और इसके बाद जब हम ये तो इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगी इसकी, कि हाँ ये इंस्टॉल करना है हमें, फ्लटर की एसडीके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो हम विजेट्स वगैरह के बारे में देखेंगे, वो भी हम बार बार इसी पे ही आ रहे होंगे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अब यहाँ पे विजेट विजेट कैटलॉग है, हमें विजेट से याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये इतनी सारी विजेट रही, ये जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी विजेट्स हैं। और उनका यूज है कि कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, एनिमेशन एंड मोशंस की के अंदर कौन कौन सी विजेट हो सकती हैं, एनिमेटेड अलाइन, एनिमेटेड बिल्डर। इनमें से इतनी सारी विजेट तो एक्चुअली में ये सारी विजेट तो किसी को भी याद नहीं है और ना ही कभी होंगी। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे मुझे एनिमेटेड साइज पे देखना है कि हाँ ये क्या काम करता है, या फिर मुझे यूज करना है कुछ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हर एक क्या एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एनिमेटेड विजेट क्या करती है, ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन कर देती है दो साइज के बीच में, और उसका एक एग्जांपल दे रखा होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी कि हाँ इसके अंदर एक चाइल्ड होता है, इसके अंदर एक क्लिप बिहेवियर होता है, कर्व होता है, हैश कोड होता है, की होता है, रन टाइप, ऐसे करके सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज भी दे रखी होंगी। तो हम डायरेक्टली जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कंटेंट फ्लटर के लिए उसका क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। और ये यहाँ तक कि ये देखो एग्जांपल भी दे रखा है इसका एक, ये कोड बेस लिखा हुआ है इसका कि इस विजेट को कैसे यूज करना है। और यहाँ पे क्या होगा, इसके साइड में राइट साइड में इधर एक इसका एग्जांपल आ जाएगा थोड़ी देर बाद, जैसे ही मतलब प्रोसेस होगा। तो फिर यहाँ से पढ़ना है तुम्हें सबको, आगे जब भी हम बात करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज्यादा तेज पढ़ाता हूँ, तेज ज्यादा बोलता हूँ, तो फिर शायद तुम्हें इसीलिए दिक्कत आ रही हो। बाकी जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं मैं, तो बीच में बोल देना मुझे, ठीक है? कोई है, बोलेगा कोई, यस और नो? ओके। तो अब जो नेक्स्ट मीट होगी वो परसों होगी। हो सका तो मैं परसों ही लूंगा, कल तो नहीं होगी मीट, परसों या फिर उससे नेक्स्ट डे तो पक्का ही होगी। ज्यादा गैप नहीं रखूंगा मैं इन मीट्स में, ताकि सिर में से जो थोड़ा बहुत आया है तुम्हारे वो निकल ना जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीट में।